ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, इस शख्स का नाम है इतमार बेन गिवर और इन्होंने इस वक्त एकदम से भूचाल ला दिया है। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू से भी ज्यादा चर्चा इस शख्स की क्यों हो रही है और क्यों विपक्षी दल से लेकर मुसलमान अरबी तक थर थर कांप रहे हैं। आखिर क्या होने वाला है इजराइल के अंदर, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ जापान ने तो कमाल ही कर दिया है। जापान ने अमेरिका को कहा है हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे और भारत के साथ खड़ा होकर रूस का साथ दे दिया है। एकदम से जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे बवाल हो रहे हैं 24 घंटे के अंदर। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल में इस वक्त गिनती चल रही है और गिनती में 51% सीटों की गिनती पूरी हो गई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि नेतन्याहू गुट को 120 में से 65 सीट मिल रहे हैं। मतलब ये तय हो गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी के दोस्त छठी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि इस बार थोड़ी सी अलग चीज देखने को सामने मिली है। इस बार जीत के हीरो अकेले बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है, बल्कि उनके साथ खड़ा है एक शख्स जिसका नाम है बेन गिवर। और बेन गिवर के आते ही पूरा थर-थर कांपने लगा है विपक्षी दल भी और फलस्तीन वाले लोग भी, मुस्लिम लोग भी, अरबी लोग भी। क्यों? आपको बता दें, इजराइल में एक अति राष्ट्रवादी नेता हुआ करता था जिसका नाम था मीर कुहान, जिसने एक विचारधारा लाया जिसका नाम था कुहानिस्ट। कुहानिस्ट विचारधारा में ये मानना था कि इजराइल में जो गैर यहूदी हैं उनको वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। कुहाने अरबी और मुसलमानों को यहूदी समुदाय और इजराइल के दुश्मन के रूप में देखती है। हालांकि कहानी संगठन को 1994 में इजराइल में प्रतिबंधित कर दिया था, जबकि इसके एक समर्थक बारूक गोल्डस्टीन ने हड़कंप मचा दिया था तब जब 29 मुसलमानों की हत्या कर दी थी। बेन गिवर इस बारूक के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी तस्वीर घर में टांग कर रखते हैं। अब समझ लीजिए कि ये उस विचारधारा के कितने बड़े समर्थक हैं, जबकि उस संगठन को अमेरिका ने एक आतंकवादी समूह के रूप में घोषित कर रखा है। कुछ साल पहले ही बेन गिवर ने ये कहा था कि इजराइल से सभी फिलिस्तीनियों को निकाल देना चाहिए। गुएर का मानना है कि यहूदियों को देश के प्रति वफादार होना चाहिए। जो कोई भी देश के प्रति वफादार नहीं है वो आतंकी है। अब जरा सा देखिए इनकी सोच को इजराइल में किस तरीके से जगह मिल रही है। पिछली बार जब चुनाव हुआ तो बेन गिवर की पार्टी ओट्ज़मा को सिर्फ 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहे हैं और उसकी जो गिनती हो रही है, रुझानों में दिख रहा है कि इस पार्टी को 14 से 15 सीटें मिल सकती है। अब जैसे ही इनके जीत की संभावना बढ़ रही है, वैसे ही दिख रहा है कि इनके समर्थक बहुत ज्यादा जोश में आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जितने आतंकी हैं सबको मौत का रास्ता दिखला दो। एक समय ऐसा भी आया था, वो भी पिछले महीने, बेन गिवर बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गए थे। क्यों? ये पहुंचे थे पूर्वी यरूशलेम और यहाँ पर दौरा करने पहुंचे थे जहाँ फलस्तीनियों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया था। तब बेन गिवर ने अपनी हैंडगन उठा ली थी और अपनी सुरक्षा कर्मियों को यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि आसपास मौजूद अरब लोगों को गोली मार दे। अब यही बेन गिवर नई सरकार में सुरक्षा मंत्री बनने की चाह रख रहे हैं। 46 साल के हैं बेन गिवर। बेन गिवर वैसे तो पेशे से वकील हैं। यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद के पास भी अक्सर जाते रहते हैं क्योंकि वहाँ पर यहूदी पवित्र टेम्पल भी माना जाता है और ये मानते हैं कि ये मस्जिद नहीं यहूदी पवित्र टेम्पल है। और सबसे बड़ी बात ये है, विपक्षी सांसद भी डरे हुए हैं। ये कहते हैं कि विपक्षी सांसद आतंकवादी हैं, इन्हें दूसरे देश चला जाना चाहिए क्योंकि ये इजराइल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। खैर, जहाँ ये सब कुछ इजराइल में चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये जो इलाका देख रहे हैं ना, ये इलाका कहलाता है सखालिन और ये इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। जापान को एक ट्रीटी के साथ अमेरिका ने बांधा हुआ है
और अमेरिका इस ट्रीटी में बांधकर जापान को पहले ही कमजोर कर चुका है। सैन्य रूप से जो जापान पहले मजबूत हुआ करता था वो जापान अब मजबूत नहीं रह गया है, लेकिन अब फिर से मजबूत बनने की कोशिश में जरूर लग गया है। इसलिए बिलियंस ऑफ डॉलर अपने डिफेंस में खर्च कर रहा है जापान, ये देखने को जरूर मिला है। इसके अलावे जापान ये समझने लगा है कि अब आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। अगर हम आत्मनिर्भर नहीं बने तो कल को हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। जापान में भी देखने को मिल रहा है कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। जापान ने जब ये देखा है कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है तो जापान ने करीब करीब हर हफ्ते 50 बिलियन निकालना शुरू कर दिया और अपनी मार्केट में डालना शुरू कर दिया। उसका विदेशी मुद्रा भंडार घटने लगा, लेकिन स्थितियां कंट्रोल में नहीं आई। इसलिए कंट्रोल में नहीं आई क्योंकि जापान अमेरिका के साथ खड़ा था और अमेरिका के साथ खड़ा होकर प्रतिबंध जो रूस के ऊपर लगाए थे उसको मान रहा था। पर अब लग रहा है जैसे जापान को समझ में आ गया है कि ये सारी चीजें बहुत दिनों तक टिकने वाली नहीं है और अगर हमने अमेरिका के पीछे चलना स्वीकार किया तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर लेकर आएगा जापान के अंदर। अब इसे देखते हुए एक तो ये कह सकते हैं आप कि जापान ने भी भारत की पॉलिसी से सीख लिया कि भारत तो सबके साथ रह रहा है और सबको खुश करके है और अपने देश की अर्थव्यवस्था और अपने देश का फायदा सबसे पहले देख रहा है, तो हमें भी उस रास्ते में चलना चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा धर्म संकट निकल कर सामने आया। ये जो हमने आपको क्षेत्र दिखाया ये क्षेत्र सखालिन का क्षेत्र है, रूस का क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था जापान ने भी, अमेरिका ने भी और भारत ने भी। एकदम से सही सुना आपने। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चलता था जिसका नाम था सखालिन 1 प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट में अमेरिका की कंपनी एक्सॉन मोबाइल की 30% की शेयर थी और इतना ही जापान के कंपनी का भी शेयर था। जापान के 30%, अमेरिका के 30% और भारत के ONGC के 20%। अब इस प्रोजेक्ट में से एक्सॉन मोबाइल बाहर आ गया। इसने कहा कि हम स्टेक अपना छोड़ रहे हैं और अब इसे तोड़ भी रहे हैं। एक्सॉन मोबाइल के बाहर आने के बाद रूस ने कहा कि ठीक है, सबसे बड़ा शेयर होल्डर अमेरिका था और अमेरिका के बाद जापान था, लेकिन अगर अमेरिका ने ऐसा किया है तो अब हम निर्धारित करेंगे कि कौन इस प्रोजेक्ट में रहेगा और कौन इस प्रोजेक्ट में नहीं रहेगा। अब रूस ने यहाँ ऑफर दे दिया कि ठीक है, अगर इस क्रूड ऑयल इंपोर्ट में आप भागीदारी चाहते हो जापान तो आप रह सकते हो। भारत को भी कहा कि आप रह सकते हो, आपके ऊपर है। और यहाँ जापान ने अमेरिका की नीति को फॉलो नहीं करते हुए कहा कि हम इस भागीदारी में रहेंगे और क्रूड ऑयल के हिस्सेदार बनेंगे। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। एक तो बहुत अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर 30% अमेरिका का निकल गया तो जापान और भारत के शेयर यहाँ पर बढ़ेंगे। और दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि जापान भी अब अमेरिका के प्रतिबंधों को नहीं मान रहा है, मतलब भारत को एक और देश का साथ मिल गया, वो भी क्वाड मेंबर का। वैसे आपको क्या लगता है, जापान ने जो ये कदम उठाया ये सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।